तब तक आपको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। आप लोग वैसे एमएससी फाइनल में हो अभी फिलहाल, तो आप लोगों को नेट का एग्ज़ाम देना ही है, वैसे ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम तो कंपलसरी है एमएससी के बाद। नेट अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो एमएससी इतनी कोई काम की नहीं होती है, क्योंकि नेट जो होती है ना, उसी से आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ नेट, अभी जैसे आपको पता ही है मैं अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, तो अनअकैडमी के ऊपर फिलहाल फॉर द नेट पर्पस अभी एक बैच स्टार्ट होगा, जून 2021 बैच। ठीक है ना। पढ़ाऊंगा मैं ही, कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मैं ही कराऊंगा पूरे। ठीक है, विद हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि मैं नोट्स लिखवाऊंगा। क्योंकि लिखवाऊंगा क्योंकि मैंने फ्री इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पे। तो फिलहाल आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, अगर आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। डिस्काउंट वगैरह तो मिल जाएंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो बहुत अच्छा है। और फिलहाल अगर आप लोग लोगे तो अभी 1 दिसंबर से ना एक और चीज स्टार्ट होगी। 1 दिसंबर से तो क्या स्टार्ट होगा आपका, किधर है वो, एक और बैच था यार, ये रहा, गेट का। ठीक है। तो अभी जो आपका अपकमिंग गेट एग्जाम है मार्च में होगा शायद वो, तो मार्च में गेट एग्जाम के लिए एक कोर्स स्टार्ट होगा फॉर द गेट बेसिस पे। ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो 1 दिसंबर से तो गेट का पेज स्टार्ट होगा, और 1 जून से जो है नेट का पेज स्टार्ट होगा। तो आप लोग अगर चाहो तो बहुत अच्छा चांस है नेट और गेट के लिए प्रिपेयर करने का। ठीक है। चलो, अब हम लोग करते हैं आगे। हम लोगों ने कल तक कितना किया था, कि इतना कर लिया था हम लोगों ने, कि कितना किया था, ये फील्ड इक्वेशन लिख ली थी हम लोगों ने ना, 9, 10, 11, 12। मैंने आपसे कहा था कि सेम वही काम करना है जो हम लोगों ने पहले किया था रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर, और वही सेम काम अपने को आज यहाँ पे भी करना है। ठीक है ना। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जैसे किया था वैसे करना है। अब जैसे मान लो आपके पास में ई फाई का वैल्यू है, कहाँ पे मिलेगा आपको ई फाई का वैल्यू? ई फाई का वैल्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पर है। ई फाई ई फाई ई फाई, ये रहा इक्वेशन नंबर 10 के अंदर ई फाई है। इक्वेशन नंबर आप लोग 10 से ये ई फाई का वैल्यू निकाल लो, मतलब इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको 12 के अंदर पुट कर दो। ये काम करो जैसे अपन ने पहले किया था ना, ई एक्स का वैल्यू निकाल के अगली में पुट किया था, तो वैसे यहाँ पे लिख दो। सो पुट द वैल्यू ऑफ ई फाई, पुट द वैल्यू ऑफ ई फाई, पुट द वैल्यू ऑफ ई फाई। ठीक है। फ्रॉम 10 to 12। ठीक है। सो 10 to 12 में आप पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच रो माइनस इज जस्ट इक्वल टू 1/रो एंड डेल EZ अपॉन डेल फाई। अब यहाँ पे आपको पुट करना है ना, तो यहाँ पुट कर दो। तो गामा माइनस गामा एच रो अपॉन आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन माइनस 1/आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन डेल एच जेड अपॉन डेल रो। ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई कर देते हैं सोल्व करने के लिए। मल्टीप्लाई विद द आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, तो जैसे मल्टीप्लाई करो तो आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस पहले से तो प्लस वन हो जाएगा। तो ये मेरे पास सोल्व करने के लिए हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड म्यू एप्सिलॉन एच रो इट जस्ट इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/रो पहले से अवेलेबल है, डेल्टा EZ अपॉन डेल्टा फाई तो है ही सही। यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन से यहाँ पे डिवाइड भी है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, गामा स्क्वायर बच जाएगा बस यहाँ पे एच रो के साथ। ठीक है। यहाँ पर भी आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा केवल माइनस गामा डेल एच जेड अपॉन डेल्टा रो। ठीक है, एच रो इधर भी है, एच रो इधर भी है, इन दोनों को एक साथ कंबाइंड कर लो। ठीक है ना, जब आप कंबाइंड कर लोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गामा स्क्वायर एच रो इज इक्वल टू, अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन रो डेल्टा इजेड अपॉन डेल्टा फाई माइनस गामा डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा रो। इस चीज को हम लोगों ने पहले भी बोला था एच स्क्वायर, आज भी बोलेंगे एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर। ठीक है, एच रो इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन डेल इजेड अपॉन डेल फाई। ठीक है, डेल इजेड अपॉन डेल फाई, यहाँ पे रो भी तो है, रो डेल इजेड अपॉन डेल फाई माइनस गामा डेल एच जेड अपॉन डेल रो। ठीक है, अब यहां से आप लोग एच रो का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर रो, और ये हो जाएगा डेल ई जेड अपॉन डेल फाई माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल रो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 15। ओके, तो ये मेरे पास एक कंसेप्ट आ गया। अब इसी अकॉर्डिंग सब कुछ सोल्व नहीं करेंगे हम लोग, सिमिलरली लिख देंगे, जैसे अपन ने वहां पहले किया था सिमिलरली। उन्हीं सारी इक्वेशंस को सोल्व करके हम बाकी फील्ड कंपोनेंट्स निकालेंगे। जैसे मान लो आप लोग उनको सोल्व करके आप लोग एच फाई निकालो, तो एच फाई जो निकलेगा वो आएगा माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा रो, ठीक है, माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर रो डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा फाइव, डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा फाइव, इक्वेशन नंबर 16। बाकी सिमिलरली काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ईरो अगर आपको निकालना है तो ईरो कितना हो जाएगा, माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा इजेड अपॉन डेल्टा रो, ठीक है, माइनस आयोटा गामा ओमेगा म्यू अपॉन रो एच स्क्वायर। याद करने का तरीका आपको मैंने पहले ही बताया था, वही तरीका यहाँ पे याद करने का, बस एक चीज एक्स्ट्रा है रेक्टेंगल और सर्कुलर के अंदर। ये जो रो है ना, ये हर जगह नहीं आता, ये केवल तभी आता है रो जब फाई होता है नीचे, क्योंकि फाई डायमेंशन कंटेन करता है एंगल की। इस फाई डायमेंशन एंगल को डिस्टेंस बनाने के लिए जब भी फाई आता है, इस रो को मुझे लाना पड़ता है मजबूरी में, अदरवाइज रो नहीं आता। पहले रो कहाँ आया था रेक्टेंगुलर के अंदर, अब आ रहा है रो, क्यों आ रहा है, क्योंकि फाई को डायमेंशन मैच करवानी है। अब यहाँ पर रो है तो कहाँ है रो मल्टीप्लाई में, नहीं है ना, यहाँ रो है, कहाँ है रो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे फाई है तो यहाँ पे रो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे फाई है तो यहाँ पे रो मल्टीप्लाई में है। तरीका वही है याद करने का, रो कंपोनेंट निकालोगे तो रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसे, मैग्नेटिक फील्ड का निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड को, फाई कंपोनेंट निकालोगे तो फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसे, मैग्नेटिक फील्ड का निकाल रहे हो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को करना पड़ेगा। तरीका वही है जो रेक्टेंगुलर में था याद करने का, सब चीजें वही की वही है रेक्टेंगुलर जैसी, बस केवल अंतर है, तो वो अंतर है इस रो का, वो भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फाई है, तो डायमेंशन मैच करवाने के लिए मुझे रो मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज फील्ड कंपोनेंट सेम वैसे ही है जितने रेक्टेंगुलर में थे। इक्वेशन 17। और जो लास्ट फील्ड कंपोनेंट है वो है ई फाई, तो ई फाई इक्वल टू क्या है, माइनस गामा अपॉन रो एच स्क्वायर एंड डेल ई जेड अपॉन
डेल फाई प्लस आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल रो। अगर लेक्चर भूल जाओ ना तुम लोग तो टेंशन मत लेना, तुम्हारे को यूट्यूब पे मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स, ठीक है ना। ये सब अपलोड हो जाते हैं वहाँ यूट्यूब पे, तो दोबारा देख लेना रिकॉर्डिंग अगर समझ में नहीं आया तो। सो फॉर टी ई एम वेव, फॉर टी ई एम वेव, you can say that electric field z component and magnetic field z component will be zero, ठीक है। so in circular waveguide, so in circular waveguide TEM wave not possible, TEM mode not possible, वही सेम काम है। TEM mode यहाँ भी नहीं होता, नॉट पॉसिबल। यहाँ भी TEM मोड पॉसिबल नहीं होगा, TEM mode not possible, therefore either TE or TM mode are possible, therefore या तो TE मोड पॉसिबल होगा या फिर TM मोड पॉसिबल होगा, आर पॉसिबल। तो दोनों में से कोई ना कोई एक मोड पॉसिबल होगा ही होगा। TE मोड या TM मोड के साथ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब इसको सोल्व करने के लिए वेव इक्वेशन की बातें करेंगे। सो नाउ फ्रॉम वेव इक्वेशन, नाउ फ्रॉम वेव इक्वेशन हमारे पास जो वेव इक्वेशन रहेगी वो डेल टू साइन इज इक्वल टू क्या रहेगी, गामा स्क्वायर साइन। सो इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, इसको लिखो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे जाके, तो वो हो जाएगी डेल टू साइन, कल भी लिखवाया था 1/H1 H2 H3, तो कल वाला ही बात है, ज़्यादा कोई नया नहीं है। डेल अपॉन डेल रो, जो कल लिखा था वही का वही है, रो डेल साइन अपॉन डेल रो प्लस 1/रो स्क्वायर डेल टू साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल टू साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। नाउ द गामा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब इसी चीज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखता हूँ, सो फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो आपका जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन से दैट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, 1/रो डेल रो, ये हो जाएगा रो डेल इजेड अपॉन डेल रो, ठीक है, प्लस 1/रो स्क्वायर डेल टू इजेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर डेल टू इजेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल टू, मैंने साइन की जगह बस इजेड रख दिया बिकॉज अब जो फंक्शन है वो इजेड का है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एंड इजेड ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टू ई जेड अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस
1/ρ² del टू Ez/del phi² प्लस del टू Ez/del z² प्लस 1/ρ del Ez/del rho प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन Ez इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 90। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम इसको सोल्व करने के लिए मान लेते हैं एक फंडामेंटल इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले भी मानी थी जब हम लोगों ने रेक्टेंगुलर पढ़ा था। सो लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू क्या है, ई जेड नॉड एक्सपोनेंशियल गामा। अगर आपकी वेव गामा जेड में प्रोपोगेट कर रही है तो वैसी बात है, जो ई नॉड है ये रो और फाई का फंक्शन होगा, जैसे पहले एक्स और वाई का था ना, ठीक उसी प्रकार से। सो वी कैन से दैट ई जेड नॉड इज अ फंक्शन ऑफ रो रो एंड फाई फाई। ठीक है, रो और फाई का फंक्शन है। तो ये इक्वेशन नंबर 20 है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दो का फंक्शन है तो इसको दो की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां से इसको शिफ्ट कर दो। अब लगा दो वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो इजेड बराबर हमारे पास क्या हो गया, इजेड क्या हो गया, रो रो फाई फाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। नाउ अब हम पुट करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो फाई है तो बाहर आ जाएगा, फाई फाई पहली स्टेप में, और अंदर बचेगा डेल टू रो रो अपॉन डेल रो स्क्वायर, क्योंकि रो फाई से इंडिपेंडेंट है, फाई रो से इंडिपेंडेंट है। तो ये हो जाएगा रो रो, नीचे बचेगा रो स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल टू फाई फाई अपॉन डेल फाई, दैट इज द वेरिएबल सेपरेशन मेथड। दोनों वेरिएबल सेपरेट कर दिया मैंने, प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब यहाँ तो क्या है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल गामा जेड है ना, तो एक्सपोनेंशियल गामा जेड तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ एक बार के लिए, केवल रो रो अंदर रहेगा और फाई फाई रहेगा अंदर। ठीक है, और वैसे भी जब आप एक्स डबल डिफ्रेंशिएट करोगे ना, देखो मेरी बात सुनो, आप जैसे ही डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेसी बात है, वो तो गामा स्क्वायर बार आगे आ जाएगा। तो डेल टू, यहाँ पर आप लोग चाहो तो एक्सपोनेंशियल गामा जेड लगा दो माइनस गामा जेड, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड लगा दो। तो रो रो फाई फाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड यहाँ भी आएगा, पर ये डिफरेंशिएट होगा आपकी बार है ना, एंड इट इज जस्ट इक्वल। और अभी तो एक और टर्म रहेगा अपने पास, ये टर्म हो गई, ये भी टर्म हो गई। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन की वजह से, और ये भी हो गई। अब ये एक और टर्म रह गई मेरे पास, ठीक है, 1/रो वाली। तो प्लस केवल रो के रेस्पेक्ट में रो वाला फंक्शन अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। तो फाई बाहर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड बाहर आ जाएगा, और 1/रो पहले से था। और ये डेल रो रो अपॉन रो इतना बचेगा, इट जस्ट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन रो रो फाई फाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कंप्लीट का। कंप्लीट मतलब किसका, फंक्शन का डिवाइड कर दो, रो रो फाई फाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड, इसका डिवाइड कर दो तो ये कट जाएंगे, तो अपने आप से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इसको डिवाइड करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, द फाइनल इक्वेशन 1/रो एंड डेल अपॉन डेल टू रो अपॉन डेल रो स्क्वायर, ये रो रो का फंक्शन है ना, प्लस 1/रो स्क्वायर एंड फाई 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 डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, प्लस यहाँ तो केवल दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे, गामा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और पूरा फंक्शन डिवाइड करने पे कट जाएगा।
यहाँ कितना बचेगा, 1/रो पहले से था, रो भी आ जाएगा एक और बार। रो इज अ फंक्शन, एक रो तो वेरिएबल है और एक रो फंक्शन है, ठीक है ना। और ये बचेगा रो अपॉन डेल रो डेल रो, ठीक है। और यहाँ बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, रो ये सब कैंसिल हो गया। तो ये जब कैंसिल हो गया तो फिर क्यों लिखो इसको बार बार। नाउ अब हो गए वेरिएबल सेपरेट, ठीक है। सो हर एक चीज अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए एच एटम की तरह हम लोग मानेंगे अलग अलग। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में रो स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लो अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन में रो स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा रो स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते ही, यहाँ तो बचेगा रो डेल टू रो अपॉन डेल रो स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/5 डेल टू फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस गामा स्क्वायर रो स्क्वायर, और यहाँ बचेगा रो अपॉन रो डेल रो अपॉन डेल रो इज इक्वल टू माइनस का रो स्क्वायर, लाइक दिस। ये वाली टर्म इंडिपेंडेंट है, जो केवल 5 पर डिपेंड कर रही है ना। तो ये किसी कांस्टेंट के बराबर मानी जा सकती है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो मान लो ये जो बीच वाली टर्म है ये इंडिपेंडेंट टर्म है, इसको हम अपने हिसाब से किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। मान लिया मैंने एन स्क्वायर के बराबर सपोज। अब इसको आप सोल्व करोगे, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, डेल टू फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर प्लस, now the solution of this particular differential equation is like an cos n5 plus bn sin n5, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेसिकली, जब ये सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इसको यहाँ पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके सामने एक चीज आ जाएगी, और वो हो जाएगी बेसिकली रो स्क्वायर, ये मेरे पास है रो, यहाँ तो हो जाएगा रो, और ये हो जाएगा मेरे पास डेल टू रो अपॉन डेल रो स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कितना है मेरे पास, प्लस रो अपॉन रो, ये रो वेरिएबल है और रो एक फंक्शन है, ये रो एक फंक्शन है, याद रखना, ठीक है। और ये हो जाएगा डेल रो अपॉन डेल रो, ठीक है। अब इसके बाद में जो बचा हुआ है वो लिख दो। तो यहाँ कितना बचा हुआ है, गामा स्क्वायर रो स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, इतना बचेगा ये, इज इक्वल टू माइनस रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। अब एक काम करें, अब एक काम करते हैं, हम रो का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। सॉरी, रो स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो अगर मैं इसमें रो स्क्वायर का डिवाइड करता हूं, या फिर एच स्क्वायर, रुको एक बार, इसमें अगर मैं एच स्क्वायर का डिवाइड कर दूं, एक और काम हो सकता है इसमें, ये जो रो स्क्वायर है ये ना, इसको इधर भेज दो, इस वाले फिनोमिना को भी इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ केवल रो बच रहा है ना, ऊपर से चल के आते हैं तो यहाँ पर रो बच रहा है, 1/रो देन रो स्क्वायर। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको तो रो रहने दो, डेल टू रो अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस रो अपॉन रो डेल रो अपॉन डेल रो माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस गामा स्क्वायर एच स्क्वायर, क्योंकि ये इधर जाएगा तो वो एच स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा,
तो वो एच स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एच स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं मान लो रो स्क्वायर का और एच स्क्वायर का डिवाइड करता हूं, यहां से रो स्क्वायर एच स्क्वायर इधर भेज दो, तो इधर भेजते ही क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां हो जाएगा 1 रो एच स्क्वायर डेल टू रो डेल रो स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये रो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां भी बचेगा 1 रो एच स्क्वायर रो डेल टू रो अपॉन डेल रो माइनस यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन रो एच स्क्वायर, ये तो माइनस में तो गया इधर, इज इक्वल टू -1। अब इस -1 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, अब समझना ध्यान से, इस रो एच स्क्वायर को मैं अंदर ले लूं तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, ये ऐसा पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, डेल टू रो अपॉन डेल रो एच स्क्वायर ऐसा कर सकते हो आप, प्लस यहां पर 1 अपॉन रो है, तो इसको तो कोई इशू नहीं है, ये तो आप ले ही लो, 1 अपॉन रो, ये रो एच का रो अंदर जाएगा। ठीक है, सॉरी, रो यहीं रहने दो, रो तो अंदर जा सकता है क्या, नहीं, एच अंदर जाएगा। ठीक है ना, एक बार एच अंदर जाएगा, तो 1 अपॉन रो एच तो यहीं रहने दो, तो ये अंदर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेल रो अपॉन डेल रो एच, ये रो ऑलरेडी था, यहां से एक एच अंदर जाएगा, और ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन रो एच स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में रो का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो ये फिनोमिना कुछ अलग है, चलो मत करो, बस याद रख लो, ये जो इक्वेशन है ना आपकी, इस तरह की इक्वेशन बनी है बेसल इक्वेशन, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, दिस इज लाइक अ बेसल इक्वेशन। आप लोगों ने पता नहीं स्पेशल डिफरेंशियल पढ़ी होगी ना, बीएससी के अंदर आती है ना, हर्माइट, बेसल, लागेर, ये सब आती है, तो उन्हीं में से ये एक टाइप है बेसल इक्वेशन टाइप। सो दिस इज लाइक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल सर ये वाली इक्वेशन एक बार रिपीट कर दो। ये वाली देखो क्या किया मैंने, सुनो, यहाँ पे ये इतना समझ में आ गया तुम्हारे यहाँ तक, क्यों इतना आया समझ में? बिल्कुल सर, आ गया। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या रो एच स्क्वायर को डिवाइड किया, है ना, यहां पर रो स्क्वायर आएगा, रो स्क्वायर, सॉरी, ये रो एच स्क्वायर का यहां से डिवाइड करते हैं -1 बचेगा, तो ये क्या बचा अल्टीमेटली, ये बचा मेरे पास रो एच स्क्वायर, डिवाइड करते ही यहाँ पे एक रो ऑलरेडी था, तो उस रो से एक रो कटा, तो यहाँ कितना बचा, रो एच स्क्वायर बच गया, फर्स्ट थिंग। यहाँ भी एक रो था, इस रो स्क्वायर से कटा, तो यहाँ पर रो एच स्क्वायर बच गया, इज इट, और 1 अपॉन रो पहले से था, ये भी था पहले से, यहाँ पर तो एन स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर एच स्क्वायर ऑलरेडी है। अब बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी से मैंने क्या करा, इन रो एच स्क्वायर को इसके अंदर लिया, तो यहाँ पे एक रो ऑलरेडी था, रो स्क्वायर ऑलरेडी था, तो एक रो अंदर गया, अच्छा यहाँ पर एक रो बच गया अभी भी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है,
रो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे एक रो है, ठीक है, ये रो रही है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे ऊपर से कुछ गड़बड़ हुई है क्या? रो का डिवाइड किया, यहाँ से कुछ तो हुआ, यहाँ पे रो है ये, दिस इज नॉट रो, दिस इज अ फंक्शन। जैसे आपने इसको डिवाइड किया ना, डिवाइड करते ही यहाँ पे क्या बच गया, एक रो बच गया, ठीक है, इस तरह का एक रो बच गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस वाली इक्वेशन में रो ओके, मैंने रो स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी। मैंने जब रो स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो रो स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पे ये रो बचेगा यहाँ पे, ये ठीक है, इधर वाली भी इक्वेशन ठीक है। रो का मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर नीचे इसको एन स्क्वायर माना, दिस इज ओके, ठीक है। नाउ अब नीचे आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने जब रो, ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा, दिस इज नॉट रो, दिस इज द रो स्क्वायर, दिस इज द रो स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ओके। फिर आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको एच स्क्वायर मान लिया, इज इट ओके, ठीक है। इसका आप लोगों ने फिर क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, दिस इज नॉट रो, दिस इज अ रो स्क्वायर अपॉन रो, दिस इज द रो स्क्वायर अपॉन रो। अब जब आप लोगों ने रो स्क्वायर एच स्क्वायर का डिवाइड किया, सो दिस इज द रो एंड एच स्क्वायर ऑल्सो, दिस इज द रो एंड एच स्क्वायर। अब मैंने इस h को इसके अंदर लिया, ठीक है, तो ये रो एच स्क्वायर बन गया। ऐसा ले सकते हैं बिकॉज h कांस्टेंट है। तो मैंने क्या करा, रो एच इसका होल स्क्वायर बना दिया, बिकॉज, और ये रो है यहाँ पे, दिस इज रो, ठीक है। तो ये रो एच स्क्वायर को अंदर लिया तो ये रो बच गया, और यहाँ भी एक h को अंदर लिया मैंने रो के साथ, और एक h बाहर रखा हुआ है, तो ये रो h हो गया, और ये तो है ही सही। अब एक और आप काम कर सकते हो, इस कंप्लीट रो का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको बेसल इक्वेशन मिल ही जाएगी। देखो, बेसल इक्वेशन का एक और टाइप होता है, आप लोग अगर बीएससी में देखो तो आपके बीएससी में ऐसा लिखा हुआ है इक्वेशन के साथ, बेसल के साथ। बीएससी के अंदर जो लिखी हुई है ना बेसल इक्वेशन, वो ये है, डेल रो अपॉन समथिंग लाइक रो एच का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रो एच एंड डेल रो अपॉन डेल रो एच प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन रो एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द रो। इस तरह का कुछ इक्वेशन आपको बीएससी में मिलेगा। दिस इज द फंडामेंटल, ये रो है, ये भी रो है, फंडामेंटल बेसल इक्वेशन ही है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज लाइक अ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दिस इज like a Basel differential equation in terms of rho h, in terms of rho h। आपको दिखा दो, बीएससी में जो पढ़ते हो इस तरह की होती है वो, मैं दिखा दे रहा यहाँ पे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस समथिंग कुछ यहाँ पे होता है 1 माइनस एनी कांस्टेंट लाइक a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद द y इज इक्वल टू 0। ये होता है बीएससी के अंदर बेसल इक्वेशन का फॉर्म। अब यहाँ पे y की जगह आपका रो है और x की जगह आपका रो एच है, तो रो एच की फॉर्म में ये इक्वेशन, इस तरह का बेसल इक्वेशन है ये, इन टर्म ऑफ रो एच एंड द सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन जो होता है ना इस इक्वेशन का, वो आपको स्टैंडर्ड याद रखना है। रो एच इज इक्वल टू क्या होता है, जे एन, वैसे जे एन एक्स होता है बट एक्स की जगह क्या है, रो एच है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जे एन रो एच हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 22। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 21 बोल दो, क्योंकि ये इसका आप लोग लिख रहे हो ना सॉल्यूशन, इसलिए बेसल इक्वेशन ही है।
अब ये जो जे एन होता है ना, इसे बोलते हैं बेसल फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर। दिस इज द बेसल फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर, बेसल फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हम लोग लिखना चाह रहे थे EZ का सॉल्यूशन, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था, वो ये तो था रो रो फाई फाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। अब रो आप लोगों ने निकाल लिया, अभी निकाला, जस्ट क्या निकाला, जे एन रो एच। फाई फाई भी हम लोगों ने ऊपर सोल्व कर लिया था। कहाँ किया था फाई फाई, ये रहा फाई फाई का सॉल्यूशन, है ना। लाइक जैसे 1D बॉक्स में आता है ना, वैसे ही 1D बॉक्स की तरह ही। तो ए एन को एस फाई, तो इसको भी लिख दो फटाफट नीचे। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए एन कोस एन फाई प्लस बी एन साइन एन फाई। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल गामा जेड तो था ही सही, तो वो कोई इशू नहीं है। साइन एन फाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड तो है ही सही, तो ये ई जेड है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 23। ओके, नाउ अब आपको बाउंड्री कंडीशंस लगानी है और इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, द बाउंड्री कंडीशन इज दैट, ये तो केवल मैंने EZ का निकाला है, इसी प्रकार से आप HZ का भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने सोल्व किया ना, सिमिलरली वैसे करके सोल्व करके और निकाल लो HZ का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एज इट इज काम करते हैं। सो द बाउंड्री कंडीशंस इज दैट, the boundary conditions is that, यहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, ई टेंजेंट बी वेनिशेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट, ई टेंजेंट बी वेनिशेस एट द सरफेस वॉल्स, एट द सरफेस वॉल्स। सरफेस का मतलब ये होता है, अगर आपका रेडियस रो इज इक्वल टू ए है, मान लो उसकी सरफेस कहां पर है, ए पर अवेलेबल है एट द सरफेस, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट मतलब कि जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका वेव तो जेड में प्रोपोगेट कर रहा है। तो अगर वेव जेड में प्रोपोगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट मतलब कि पैरेलल कंपोनेंट जेड कंपोनेंट ही होगा, और लॉन्ग नॉर्मल कंपोनेंट होगा एक्स और वाई कंपोनेंट। तो हम लोग तो टेंजेंट की बात कर रहे हैं। नाउ विच इज रेडियस ऑफ द गाइड, मतलब ए जो है वो रेडियस है, विच इज रेडियस ऑफ द गाइड, which is radius of the guide. This means that the solution is finite. This means that the solution is finite. The solution is finite at the at, अब आपने x की जगह रो एच लिया हुआ है, तो यहां पे लिख दो रो एच इज इक्वल टू 0 पे। कांस्टेंट ए एन एंड बी एन इज डिपेंड्स ऑन फाई। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए एन एंड बी एन इज डिपेंड्स ऑन द फाई, जिसे बोलते हैं, फाई को तो बोलते हैं ओरिएंटेशन, तो एंगल है ना, इज डिपेंड्स ऑन फाई। फाई मतलब ओरिएंटेशन है, दैट इज द रिलेटिव ओरिएंटेशन। तो रिलेटिव ओरिएंटेशन इसे आप बोल सकते हो, रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है ये फाई। ठीक है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो ए एन और बी एन है उनकी डिपेंडेंसी इसी तरह होगी। सो एच मस्ट बी स्मॉल, यहाँ पे जो एच आप लोगों को लिखाना वो मस्ट बी स्मॉल, एच must be small, so that energy must be small, so that energy must be small.
so that energy must be small. Similarly, अब ये तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काम कर लिया। अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला काम पूरा नहीं करवाऊंगा, सिमिलरली कर दो फटाफट से। मतलब कि सिमिलरली फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, यही काम अगर आप करो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काम आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? फील्ड इक्वेशन के बाद से किया था ना, यहाँ से। कहाँ से किया था आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काम? यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। मैंने यहाँ पे साइन की जगह ई जेड लिखा था। अगर मैं साइन की जगह एच जेड लिख दूंगा तो ये पूरा काम किसके लिए हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगा। ये सारा काम किसके लिए हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, बस इस बार आपको जो कॉन्स्टेंट्स है ना वो अलग लेने पड़ेंगे, ए एन बी एन मत ले लेना। ये तो जे एन रो एच को तो ठीक है, बट अब जो है आप सी एन ले लो। यहाँ पे सी एन कोस एन फाइव प्लस डी एन साइन एन फाइव, बस सेम सॉल्यूशन हो जाएगा और कुछ नहीं है। एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड, इक्वेशन नंबर 24। अब ये ए एन क्या होता है, बी एन क्या होता है, सी एन क्या होता है और डी एन क्या होता है, ये हम लोग कल बातें करेंगे। तो इनको सोल्व करने का कल करेंगे काम, ठीक है। फिलहाल इतना ही है। आप लोग बस ये आज का रिवाइज कर लेना, एच जेड और ई जेड का वैल्यू याद कर लेना, वो तो याद करने सिंपल सी है, ठीक है। बाकी हम लोग फिर इसके आगे कल बात करेंगे। और अगर आपको सी एस आई आर नेट का प्रिपरेशन लेना है या फिर गेट का लेना है या फिर जेस्ट का लेना है तो आप मुझसे एक बार बात कर सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर पे, 99, आपको पता ही होगा मेरा नंबर, 9928989140। आपको डिस्काउंट वगैरह बता दूंगा मैं कितना होता है क्या नहीं होता, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।